नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, आज चर्चा होगी तेजस्वी यादव की, नीतीश कुमार की और तेज प्रताप यादव की। तेजस्वी यादव लंबे प्रवास के बाद बिहार लौट आए हैं। रविवार को उनकी वापसी हुई और आते ही उन्होंने कहा कि हम अभी बिहार सरकार से कुछ नहीं पूछेंगे। मतलब उन्होंने 100 दिनों का हनीमून पीरियड बिहार सरकार को दे दिया है। इसके साथ उन्होंने यह भी कहा कि बिहार में हार आरजेडी की नहीं हुई है, महागठबंधन की नहीं हुई है, लोग हारे हैं, तंत्र जीता है। कैसे? यह कैसे साबित करेंगे, आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन 100 दिनों का हनीमून पीरियड नीतीश कुमार की सरकार को उन्होंने तब दिया है जब हम और आप जानते हैं कि आजकल तो नई नवेली बहू को भी सास एक दिन के लिए मौका नहीं देती है संभलने का। तो बिहार में नीतीश कुमार 100 दिनों तक, चलिए, तो नीतीश कुमार ने देखिए इसका फायदा कैसे उठाया। प्लान तो पहले ही कर लिया गया था कि नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा हर साल यात्रा करते हैं। 16 जनवरी से समृद्धि यात्रा पर पूरे बिहार में निकलेंगे, संवाद करेंगे और समीक्षा करेंगे। नीतीश कुमार की सेहत क्या है, कैसी है, सभी जानते हैं। और फिर भी यह प्लान बना है, इसका आशय साफ है कि नीतीश कुमार किसी एग्जिट प्लान के लिए तैयार नहीं है। और यह समृद्धि यात्रा जिसने भी प्लान किया, इस पर मुहर नीतीश कुमार की है, क्योंकि बाकी सभी जानते हैं कि उनकी सेहत कैसी है। लेकिन नीतीश कुमार अपनी सेहत को लेकर बिल्कुल यह मानते हैं कि मैं दुरुस्त हूं, तंदुरुस्त हूं और अभी बिल्कुल सक्रिय हूं। तो यह बात हुई नीतीश कुमार की। तेज प्रताप यादव की भी बात करनी होगी, क्योंकि देखिए दही चूड़ा का आयोजन तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन सबसे अधिक चर्चा तेज प्रताप यादव की हो रही है, लालू यादव के बड़े लाल की, क्योंकि वह सभी भाजपा और जेडीयू के नेताओं को आमंत्रित कर रहे हैं, एनडीए के नेताओं को। आरजेडी के नेताओं के यहां कहां किसके पास गए हैं इसकी जानकारी कम मिल रही है। हाँ, मुकेश सहनी के पास, महागठबंधन के नेताओं में कहें तो उनके पास वह जरूर पहुंचे हैं। तो तेज प्रताप यादव की क्या रणनीति है, उनके यहां कौन लोग जाते हैं, सम्राट चौधरी मिले नहीं मिले, इसे लेकर भी पटना में चर्चाएं हैं। तो इन तीनों कि तेजस्वी यादव ने हनीमून पीरियड दे दिया बिहार सरकार को और यह कह दिया बिहार में हम नहीं हारे हैं, तंत्र जीता है और नीतीश तैयार है हर साल की तरह समृद्धि यात्रा के लिए। अजीत जी, आगे आपकी टिप्पणी। देखिए, हम लोग तेजस्वी यादव की बातचीत से ही शुरू करते हैं, फिर नीतीश जी कुमार पर चर्चा करेंगे, फिर तेज प्रताप पर। देखिए, जी तेजस्वी यादव, हम लोग चर्चा कर रहे थे कई चुनाव के नतीजों के तुरंत बाद या पहले भी एक बार हम लोगों ने चर्चा की थी, तो ये बात हम लोगों की थी कि इस सरकार को आप एक दिन का हनीमून पीरियड नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल। कंटिन्यूटी की सरकार है, 20 साल की कंटिन्यूटी वाली सरकार है। ऐसा नहीं हम्म। है कि कोई नई सरकार बनी है, कोई नया व्यक्ति मुख्यमंत्री बना है जिसको अपनी ब्यूरोक्रेसी ठीक करनी है, जिसको अपनी योजनाएं बनानी है, जिसने अपने घोषणा पत्र में कुछ ऐसी बातें कही हैं जिनके लिए उसको अपना तंत्र विकसित करना है, उसको फंड का इंतजाम करना है। ये कोई ऐसी सरकार नहीं है, ये बिल्कुल। कोई नई सरकार नहीं है, कोई नया एजेंडा नहीं है और कोई नई बात नहीं है सरकार। ये हम्म। पुरानी सरकार है, 20 साल से चली आ रही सरकार है, एक व्यक्ति के नेतृत्व वाली सरकार है। तो उस जी। सरकार को हनीमून पीरियड देना समझ में नहीं आता है ज्ञानेश्वर जी। एक तो आपने एक लॉजिकल बात कही पहले ही कि आजकल कोई किसी को देता है, पहले दिन से वो टकराव शुरू हो जाता है, तनातनी शुरू हो जाती है, पहले दिन से जी। सहमत शुरू हो जाता है, घरों में भी, रिश्तों में भी, और हम राजनीति में तो होता ही है। कोई नहीं दे जी। रहा है। इतनी सदाशयता, इतना सद्भाव अपोजिशन के प्रति कौन दिखाता है? जब 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 बिल्कुल। पक्ष वाले लोग आपके प्रति नहीं दिखा रहे हैं, कोई हम्म। सद्भाव दिखाया है क्या? ये चुनाव हार गए हैं तेजस्वी यादव, तो अब चलो इनको सारे मुकदमों में छोड़ दिया जाए। नहीं अब नहीं, भाई, उनके तो बंगले खाली कराए जा रहे हैं, लालू रावी का बंगला भी बिल्कुल खाली हो रहा है वही जी। वही कह रहे थे कि कोई सद्भाव अपोजिशन ने आपके प्रति नहीं दिखाया। जी। लालू यादव और राबड़ी देवी का जो बंगला है वो बंगला खाली कराया जा रहा है, बिना कारण के बंगला खाली कराया जा रहा है। जिस जी। जिस जिस पद पर रहते हुए राबड़ी देवी को मिला था बंगला, वो अभी भी उस पद पर है, लेकिन हम्म। आप उनसे बंगला खाली करा रहे हैं। तेजस्वी, पूरे परिवार लालू यादव के ऊपर आरोप तय हो गया, उसके मुकदमे चल रहे हैं, रोज अटैक हो रहे हैं तेजस्वी लालू यादव पूरे उसके ऊपर, परिवार के और उस आरजेडी के ऊपर। तो और सत्ता रोज पक्ष कहा को जा रहा है कि आपकी पार्टी टूटने वाली है, आपके इतने विधायक हमारे साथ आने वाले हैं। बिल्कुल रोज कही जा रही ये बातें, तो आपके ऊपर जी। अटैक हर तरह से हो रहे हैं, पॉलिटिकल हैं, लीगल हैं, सब तरह के हो रहे हैं।
और आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम उनके प्रति सद्भाव दिखाएंगे, उनको 100 का दिन का हनीमून पीरियड देंगे। भाई उधर से भी सद्भाव दो तरफा होता तो आप समझ में आता कि चलिए आप भी सद्भाव दिखा रहे हैं, वो भी सद्भाव दिखा रहे हैं। आप अस्थायी विपक्ष हैं। जी। पिछले 20 साल के बीच के पीरियड को दो बार के में 36 महीने आप मुख्यमंत्री रहे, 34 उप मुख्यमंत्री, आप सरकार में रहे 34 महीने 2 बार में, वो छोड़ दें। आप अस्थायी विपक्ष है पिछले 20 साल के, और वो अस्थायी बिल्कुल। सरकार है। उस अस्थायी सरकार को अस्थायी विपक्ष 100 दिन का हनीमून पीरियड दे रहा है। ये हनीमून पीरियड नहीं है, ये एक विशुद्ध नकारापन है। आपके पास कोई एजेंडा नहीं है कहने के लिए। इसका ये मतलब है कि आपके पास कुछ नहीं है कि आप अटैक करें सरकार के ऊपर, या संगठन के रूप में आप अभी इतने तैयार नहीं दिख रहे हैं कि अभी से मोर्चा खोल दें। इसके दो ही कारण है, हमको यही दो कारण समझ में आ रहा है कि आप या तो कहीं ऐसे उलझे हुए हैं, हो सकता है परिवार का मामला आपको सुलझाने के लिए समय चाहिए हो, आप उसको सुलझाने की कोशिश करें। आप कहीं ना कहीं इस तरह से उलझे हुए हैं कि आप अभी लड़ने भिड़ने के मूड में नहीं है। नहीं तो यात्रा तो जो अजीत जी नीतीश कुमार इसी निकाल रहे हैं, वो अजीत यात्रा जी आपकी निकलनी चाहिए थी। अजीत जी इसी बीच देखिए, जहानाबाद के सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव का एक वीडियो वायरल हो रहा है। बिल्कुल। जो वीडियो वायरल है, हम उसकी संपुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन उन्होंने क्या कहा, और यह बात हम लोग चुनाव के नतीजे के दिन से, या यूं कहें कि चुनाव जब हो रहे थे तब भी हम लोग कह रहे थे कि अब यादव वोटों का मालिकाना हक भी आरजेडी के पास नहीं रह गया है। तो सुरेंद्र यादव ने भी यही कहा कि उनके क्षेत्र में, उनके विधानसभा क्षेत्र में 15,000 के करीब यादव मतदाताओं ने उन्हें मत न देकर, मतलब आरजेडी को मत न देकर जेडीयू को मत दे दिया। तो यह भी तो देखिए एक बड़ी उलझन है ना, कि जिस वोट बैंक के आप मालिक हैं, वह वोट बैंक दरक चुका है भाई है। उन्होंने कहा, नाम लेकर के कहा उम्मीदवार का जो जीता है कि 15,000 वोट उनको दे, 15,000 वोट चले गए उनको। तो ये है। अच्छा, वो गाली दे रहे थे इस बात का, इस बात को लेकर के नाराजगी जाहिर कर रहे थे। तो इसका ये मतलब हुआ, अब ये लगातार तीसरा चुनाव हो गया। इसका मतलब आप जब एक किला ढहा सुरेंद्र यादव का, बाई इलेक्शन में हारे चुनाव वो, फिर अपने सीट पर जो चुनाव हुआ उसमें हारे वो, और फिर अभी जिस सीट की वो बात कर रहे थे अतरी में रोमित कुमार को 15,000 वोट मिल जाने का, तो इसका मतलब उस पूरे गया जहानाबाद के इलाके में जहां दो ऐसे लोग थे जिनको माना जाता था कि ये वोट के ठेकेदार हैं या वोट के मालिक हैं, यादव वोट के मालिक हैं। एक लालू यादव ऊपर बड़े मालिक और नीचे सुरेंद्र यादव। तो अब तो दोनों की नहीं चली भाई। सुरेंद्र यादव को डिफाई कर दिया लोगों ने। हाँ, सम्राट, मगध सम्राट। तो आप अब यादव ने लालू यादव को भी डिफाई कर दिया, सुरेंद्र यादव को भी डिफाई कर दिया। तो दोनों का राज तो ढह गया, किला ढह गया, वहां यादव ही ढहा दिया। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि हम लोग कह रहे थे लगातार, और बहुत दिन तक यादव समाज हो या कोई भी समाज हो, लड़ाई लड़ने कितने दिन तक लड़ेगा वो अपोजिशन में रह के। सब आदमी को सत्ता की चाहना है, तो सब आदमी चाह रहे हैं कि जो सत्ता आप नहीं जीत पा रहे हैं तो छोड़ो, जो जीत रहा है उसके साथ चले जाते हैं। उधर कौन सा आप पानी में भीग रहे हैं, उधर भी तो सब आदमी, आपको नित्यानंद राय का राज चल ही रहा है, बगल में मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री है मोहन यादव। कौन सा यादव की पूछ नहीं है, भूपेंद्र यादव महासचिव और केंद्रीय मंत्री है, सब आदमी है। आप पूछ, और आप नवादा देखिए में देखिए ना जी, नवादा में ही देखिए ना, आपने राजवल्लभ यादव को झटका दिया, कौशल यादव को साथ लिया, लेकिन आपके झटके को जनता ने स्वीकार नहीं किया। राजवल्लभ यादव नीतीश कुमार के साथ गए, जनता राजवल्लभ यादव के साथ चली गई, और आप जिन्हें साथ लेकर आए कौशल यादव, उन्हें झटक दिया। हाँ, बिल्कुल झटक दिया वहां। और वो भी बड़े नेता थे अपने इलाके के, वो भी एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको माना जाता था कि यादव वोट ये भी मालिक है, इनकी भी दावेदारी है। बिल्कुल। तो ये तो और सारे अकेले थे क्लिप जिनको दिख रहे हैं। पति पत्नी दोनों को टिकट मिला था। हाँ, और ये सब जगह ये हम लोग देख रहे हैं, टूटते हुए तिलिस्म जो था टूट रहा है। यादव वोट का जो तिलिस्म है वो टूट रहा है। तो ये एक बड़ी चिंता है, होनी चाहिए है, लालू मतलब तेजस्वी यादव को होनी चाहिए है ये एक बड़ी चिंता। तो उनके सामने अपनी पार्टी को कंसोलिडेट करना है, अपना वोट आधार बचाना है, अपने गठबंधन को कंसोलिडेट करना है, और परिवार का झगड़ा है वो सुलझाना है, और फिर तब इतना मजबूत सरकार जो 202 सीट वाली सरकार है उससे लड़ना है। तो इसका मतलब जो कारण जिस पर हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं, जो उन्होंने कहा कि हम 100 दिन का हनीमून पीरियड दे रहे हैं, इसका मतलब कि वो अभी ये सारी चीजें करने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या तैयारी के लिए समय चाहिए है, तो वो कहिए कि हम तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करके जाएंगे। ऐसा तो है नहीं ना ज्ञानेश्वर जी की आज मुद्दों की कमी है। आज इतने बड़े मुद्दे हैं। उनकी सहयोगी पार्टी है कांग्रेस ने 10 तारीख से मनरेगा बचाओ आंदोलन शुरू किया है। क्या ये आंदोलन आरजेडी का नहीं होना चाहिए है? बिहार तो सबसे गरीब राज्यों में है, जहां मनरेगा से सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता है। 47 लाख, हम अभी आंकड़ा देख रहे थे, 47 लाख एक्टिव लोगों ने अपने को रजिस्टर कराया था मनरेगा की मजदूरी के लिए। और अब ये हर साल का एक एवरेज रहा है कि 15 करोड़ मैन डेज क्रिएट किए जाते हैं, यानी 15 करोड़ दिन का रोजगार मिलता है लोगों को।
तो ये और वो खत्म हो रहा है मनरेगा का, वो कि वो योजना जो है उसकी जगह दूसरी योजना ले आई है और देश भर में उसका विरोध हो रहा है। हर पार्टी विरोध कर रही है, आरजेडी की तरफ से कुछ सुनने को नहीं मिल रहा है। अब दिल्ली में बिल्कुल। मनोज झा ने कह दिया 2-4 बार, उन्होंने कहा, वो बहुत ईमानदारी से इसका विरोध कर रहे हैं कि भाई ये बहुत गलत हो रहा है, मजदूरों के ऊपर हमला है, लेकिन ये लड़ाई तो जमीन पर लड़ी जानी है ना बिहार में। तो बिल्कुल। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर के तेजस्वी यादव भी लड़ाई शुरू कर सकते हैं और पहले दिन से सरकार को घेर सकते हैं। मनरेगा में जो सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है, ये जो नया कानून आया है जी राम जी बिल के जरिए जो कानून बना है, उसमें यही है कि 40% फंड का बर्डन स्टेट पर डाल दिया गया कि जी। अगर अगर 1000 करोड़ रुपया भारत सरकार देगी तो 400 करोड़ रुपया स्टेट गवर्नमेंट को देना होगा उस योजना को चलाने के लिए। तो बिहार सरकार बिल्कुल। के पास फंड कहाँ है? जो स्टेट जो हर स्टेट हर सरकार और अपोजिशन पूछ रहा है जहां जहां जो है कि भाई पैसा कहां से आएगा स्टेट में, और बिहार जैसा गरीब राज्य में कहां से पैसा आएगा? अगर मान लीजिए कि 5000 करोड़ का फंड आता है और बिहार को 2000 करोड़ रुपए का इंतजाम करना हो, तो ये सब सवाल है जो आप पूछ सकते हैं जाकर के। एक्सचेकर का पैसा दे करके सरकार ने चुनाव लड़ा है। जो वो कह रहे थे कि लोक और तंत्र की बात कर, तो इसी को लेकर के उतरिए ना लड़ने कि भाई बिल्कुल। जो कहा जा, अब अचानक आप देखिए, आजकल से हम नोटिस किया है कि अचानक जनसुराज की एक्टिविटीज बढ़ गई। अचानक सोशल बिल्कुल। मीडिया में जनसुराज की प्रेजेंस बढ़ गई, उनके वीडियोज आने लगे, उनके बयान आने लगे। हमने किशोर कुमार मुन्ना का एक बयान देखा कि ज्यादा बड़ी ताकत के साथ हम लोग आएंगे, एक वीडियो देखा उनका, मतलब उनके यहाँ अचानक गतिविधि शुरू हो गई। तो ये सारे ऐसे इश्यूज हैं, विकास के तमाम काम रोक दिए गए हैं। ज्ञानेश्वर जी कह दिया गया कि 31 मार्च तक कोई काम नहीं होगा क्योंकि पैसा ही नहीं है, सरकार के पास कोई फंड नहीं। तो ये सारे मुद्दे हैं लड़ने के, कि आप सड़क पर उतर के सब के लिए लड़ सकते हैं कि काम क्यों रुका हुआ है लोगों का, और ये मनरेगा क्या की जगह जो नया बिल आ रहा है इसको कैसे लागू करेंगे। बहुत सारे मुद्दे हैं। लोकतंत्र जो आप कह रहे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का पैसा नहीं मिल रहा है, नहीं एनएम आ का रहा है। पैसा नहीं मिल रहा है, तमाम चीजें हैं जिस पर आप लड़ सकते हैं, लड़ सकते थे, लेकिन आप तो पिन छुड़ा रहे हैं कि 100 दिन हम छोड़ देते हैं, हाँ। और उधर आईना दिखाने जा रहे हैं, समृद्धि यात्रा पर निकल रहे नीतीश कुमार। हाँ, तो एक कहावत है राजस्थान की, एक कथा भी है, उस कथा को छोड़िए, लेकिन कहावत है कि बिल्ली पहली रात को मारी जाती है। तो सरकार के खिलाफ अब पहले दिन से आपको एक्टिव होना था, तो आप पहले दिन से एक्टिव होने के बदले पहले तो 1 महीना बाहर रहे, उसके बाद आए तो अब 2 महीने का और उनको दे रहे हैं ग्रेस पीरियड की, उनको उस बीच हम कुछ नहीं कहेंगे। उनको लोक और तंत्र की बात कर रहे हैं, उसी को लेके जाइए ना। आज इस बात को लेकर के महाराष्ट्र में जो बीएमसी का चुनाव है ज्ञानेश्वर जी, वहां जो लड़की बहन योजना चलती है, 15 तारीख को वोटिंग होनी है 29 नगर निगम का, और 14 तारीख को सरकार पैसा जारी करेगी, 2 महीने का पैसा। दिसंबर और जनवरी का पैसा रोका गया है, 3000 रुपया 14 जनवरी को लोगों के खाते में जाएंगे और 15 जनवरी को वोटिंग होनी है। तो यही लोक और तंत्र की बात है कि लोक हार रहा है, तंत्र जीत रहा है। तो ये तंत्र अगर बिहार में काम किया है, हालांकि बिहार में 10,000 रुपए नहीं होते तब भी नीतीश कुमार जीत रहे थे, लेकिन यही बात है, तो इस बात को लेकर जाना चाहिए तेजस्वी यादव को, जो नहीं जा रहे हो। अब इसका जो मुद्दा है नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा का, देखो प्रगति यात्रा पिछली बार किए थे, उसके बाद अब ये समृद्धि यात्रा लेकर के जा रहे हैं। उन्होंने लगता है कि हम लोगों की बात को गंभीरता से लिया। हम लोगों ने जिस दिन भूजा पार्टी वाली चर्चा की थी, उस दिन हम लोगों ने इस बात पर चर्चा की थी कि हर सर्दी में नीतीश कुमार निकलते थे, अगर वो नहीं निकलेंगे तो कहां से फीडबैक आएगा उनको। और ये भूजा पार्टी बंद है, पत्रकारों से मिलना बंद है, बाहर लोगों के बीच में जाना बंद है, तो उनको फीडबैक कहां से मिलेगी। तो वो लगता है उस बात को उनकी टीम ने सीरियसली लिया। फिर सर्दियों में यात्रा लगा दी गई नीतीश कुमार की। अब वो फिर सर्दी में निकलेंगे अपना ओवरकोट पहन करके, और वो पता नहीं कितना लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, लोगों से क्या बात उनका इंटरेक्शन होगा या नहीं, बात होगी या नहीं होगी। लेकिन ये अपने आप में इसका 2 संदेश है। एक तो गवर्नेंस के लिहाज से भी इसका मुख्यमंत्री की यात्रा का संदेश होता है, और एक पॉलिटिक्स के लिहाज से भी मुख्यमंत्री की यात्रा का संदेश होता है। गवर्नेंस का संदेश तो ये होता है कि भले मुख्यमंत्री आम लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं करें, उनकी सभा नहीं कराई जाए, वो जनता से संवाद नहीं करें, लेकिन अधिकारियों के साथ तो उनका संवाद होगा, और जिलों में होगा। जिले में अधिकारियों के साथ संवाद होगा, उस समय उनकी पार्टी के लोग भी रहेंगे और तमाम अधिकारी जुटेंगे, और पटना के अधिकारी उनके साथ रहेंगे। पहचाने गए लोगों के साथ संवाद भी हो जाएगा, दिखाने के लिए पहचाने गए लोगों के साथ संवाद भी हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। और तो दिल्ली पटना के अधिकारी उनके साथ रहेंगे ही, पटना के वरिष्ठ अधिकारी। फिर जिस कमिश्नरी में जाएंगे, उस कमिश्नरी के उस जिले के अधिकारी रहेंगे, उनके साथ बातचीत होगी। और जब मुख्यमंत्री जिलों में जाते हैं तो कई रुके हुए काम अपने आप हो जाते हैं, पहले ही बिल्कुल अपने आप हो जाते हैं, और कई कामों में गति आ जाती है।
तो ये एक गवर्नेंस के हिसाब से जो एक धारणा बन रही है कि सरकार अब कोई काम नहीं कर रही है, अभी तुरंत काम कोई नहीं होगा, शिथिलता आ गई है, वो सब शिथिलता टूटेगी, वो गतिरोध खत्म होगा और एक डायनेमिज्म देखने को मिलेगा गवर्नेंस में। मुख्यमंत्री की यात्रा से सारी चीजें अपने आप एक्टिवेट रहती हैं, सारी मशीनरी अपने आप एक्टिवेट रहती है। जिस जिले में पहुंचना है, जिस जिले से निकले हैं, हर जगह मशीनरी एक्टिवेट रहती है, मीडिया में खबरें जा रही होती हैं। इसका मतलब कि जो ये एक दिन के लिए अगर इसको उसी अभी उसी लिहाज से हम देख रहे हैं, गवर्नेंस के लिहाज से, कि सारे जो सरकार के काम, सरकार के बारे में जो धारणा बन रही है, वो सारी धारणाएं खत्म हो जाएंगी। मुख्यमंत्री के बारे में जो धारणा बन रही है, वो सब धारणा बदल जाएगी। हाँ, उसमें ये ध्यान रखना होगा कि कोई ऐसी गलती नहीं हो, कोई ऐसा ऑप्टिक्स ना क्रिएट हो जाए, कोई ऐसा वीडियो ना क्रिएट हो जाए जो नुकसान करने वाला। बिल्कुल, उस बात का ध्यान उनके साथ के अधिकारियों को रखना होगा और जो साथ 3-4 लोग रहते हैं उसमें से किसी एक को रहना होगा। हर वो व्यक्ति तो को रहेंगे, वो रहेंगे। और जो आपने कहा ऑप्टिक्स क्रिएट की बात कर रहे हैं, देखिए इस बार सिक्योरिटी ज्यादा टाइट की जा रही है, कौन लोग करीब आएंगे, किन से मिलेंगे, किन से नहीं मिलेंगे, क्योंकि इस बात की भी समझ है ना कि कई लोग चाहते हैं, कई लोग सोच रहे हैं कि एग्जिट प्लान की तैयारी की जा रही है, कराई जा रही है। तो नीतीश कुमार एग्जिट प्लान के लिए तैयार नहीं है, यह बात भी स्पष्ट है, तभी समृद्धि यात्रा पर निकल रहे हैं और बजट पेश करने के पहले निकल रहे हैं, क्योंकि इस यात्रा की झलक बजट में भी दिखाई पड़े कि जो बिहार को समझकर आए हैं वह बजट में दिख रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल ज्ञान सर। तो वो गवर्नेंस वाला जो पहलू था, उसके बाद हम इसी पॉलिटिक्स वाले पहलू पर आ रहे थे। एक ये आम धारणा बनी हुई है कि वो उनको एग्जिट प्लान दिया गया है या उनके एग्जिट प्लान की तैयारी हो रही है। कुछ समय पहले दिल्ली में एक बैठक हुई थी, बजाबता बीजेपी के लोगों ने जेडीयू के नेताओं से पूछा था कि क्या सक्सेशन प्लान है नीतीश कुमार का। ये बीजेपी के लिए भी चिंता की बात है कि उनका सक्सेशन प्लान क्या है। ये हम चुनाव के पहले की बात कर रहे हैं। उस समय ज्यादा चिंता इसलिए थी क्योंकि लग रहा था कि क्या पता जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, कई तरह की बातें थी। और भाई मुकाबला तो वोट परसेंटेज के हिसाब से देखें तो क्लोज ही था ना, सीटें तो बहुत बढ़ गई बाद में, नहीं तो वोट परसेंटेज का मुकाबला तो वही 8% का, 38% तो अपोजिशन को आया ही है। तो लग रहा था कि लड़ाई नजदीकी है, तो ये सोचा जा रहा था उस समय, बीजेपी के लोगों ने चिंता जताई थी। लेकिन अब समस्या ये है कि जेडीयू के जितने बड़े नेता हैं, चाहे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा हो या केंद्रीय मंत्री ललन सिंह हो, ये लोग उत्तराधिकारी नहीं तय कर सकते हैं। जी बिल्कुल, उत्तराधिकारी नीतीश कुमार को ही चुनना है। भले कोई आदमी उनसे बातचीत करे, राय करे, जैसे उपेंद्र कुशवाहा ने कह दिया, ये पब्लिकली कह दे कि उत्तराधिकारी चुनिए, पार्टी के लिए जरूरी है, लेकिन तय नीतीश कुमार को करना है। और वो पता नहीं क्या सोच रहे हैं इसके बारे में। ये क्या, वो कई बार ये भी लगता है कि हम अगर अभी अपना उत्तराधिकारी चुनते हैं तो हमारी कमजोरी जाहिर होगी, हम कमजोर होंगे, फिर बदलने वाला जो प्लान है वो अचानक मोशन में आ जाएगा। तो ये इस वजह से हो सकता है कि वो नहीं कर रहे हो, लेकिन ये अब उस पर उसका एक संकेत दिया है उन्होंने कि अभी अब ये बात बंद हो जानी चाहिए। बिल्कुल, मतलब सक्सेशन की जो बात चल रही है ना, वो बंद हो जानी चाहिए। अब उसका जिक्र नहीं होना चाहिए भाई। सक्सेशन तो, उनके सक्सेशन की बात, उत्तराधिकारी की बात इसलिए हो रही है ना क्योंकि उनकी सेहत ठीक नहीं है। अगर वो यात्रा करके, इस ठंड में यात्रा करके और अपने स्वस्थ होने का और अपने एक्टिव होने का मैसेज देते हैं, तो फिर उत्तराधिकार वाली बात तो अपने आप खत्म हो जाएगी। तो ये भी एक मैसेज बनवाना है। लेकिन अगर ये मैसेज बनवाना है, इसका ऑप्टिक्स क्रिएट करना है, तब तो बहुत ही मतलब अतिशय सतर्कता की जरूरत होगी कि कोई गड़बड़ी नहीं। क्योंकि बीजेपी भी, देखिए बीजेपी अभी उनको हटाने के उसमें नहीं है कि नहीं चाहती है कि हम हटा दें अभी तुरंत। लेकिन ऐसा नहीं है कि बीजेपी की चाहना नहीं है कि उसका अपना मुख्यमंत्री बन जाए। बीजेपी की चाहना है कि उसका अपना मुख्यमंत्री बन जाए, जितनी जल्दी बन जाए उतना अच्छा है। तो सब, हर व्यक्ति मौके की तलाश में रहेगा। मौका बनेगा, नीतीश कुमार अगर कुछ उस तरह का करते हैं, जैसा एक महिला का हिजाब खींचने का जो विवाद हुआ, उस तरह का कोई विवाद होता है, या चुनाव के पहले के जो विवाद थे राष्ट्रगान के समय वाला, जो इस तरह का कोई विवाद होता है अगर, तो उसको इशू बनाया जाएगा। धीरे धीरे करके चीजें एक्युमुलेट होंगी, फिर उस आधार पर बदलने की बातें आगे जाएंगी। अभी और बंगाल चुनाव तक तो शांति रहेंगे बीजेपी वाले भी कि बंगाल चुनाव पहले निपट जाए। नहीं, वही वो तो रखना ही होगा ना, क्योंकि बंगाल चुनाव में एक तो गठबंधन के सहयोगी होने के नाते नीतीश कुमार की उपयोगिता भी हो सकता है, वो लोग देख ही रहे हो। और बिहारी वोट का एक मामला है, सेंटीमेंट जुड़ा ही हुआ है बिहार के लोगों का नीतीश कुमार के साथ। वो बिहार का वोट बीजेपी को मिलता भी रहता है, तो वो लोग नहीं चाहेंगे कि उसको डिस्टर्ब करें। एक जो इक्विलिब्रियम बना हुआ है उसको डिस्टर्ब नहीं करें। लेकिन अब वो भी कई बार लगता है, बीजेपी के लोग कहते हैं कि अगर बंगाल चुनाव करें, फिर उसके बाद यूपी का चुनाव आ जाएगा 6-8 महीने के बाद, तो यूपी के चुनाव में कैसे करेंगे, तो कब तक इंतजार करते रहेंगे। ये भी बातें सब अपना बीजेपी के लोग सोच रहे हैं। लेकिन दोनों तरफ से सहमत का खेल चल रहा है ज्ञानेश्वर जी। मतलब बहुत जल्दी नीतीश कुमार की पार्टी भी सरेंडर करने के मूड में नहीं है। नंबर्स इस तरह के हैं कि बीजेपी अपने नहीं बना सकती है।
वो तमाम अगर बिल्कुल नीतीश इंतजार करने के मूड में नहीं। देखिए आगे की तैयारी चल रही। संजय झा पहले विदेश यात्रा पर थे, फिर नए साल में लौटे हैं और मंत्रिमंडल के एक्सपेंशन की बात चल रही है। संजय झा के यहाँ जाएंगे तो आपको जो मंत्री बनना चाहते हैं उनके दावेदारों की आपकी लंबी लाइन दिखाई पड़ेगी, क्योंकि पता है कि जेडीयू से ही अधिक वैकेंसी है और सामाजिक और राजनीतिक संतुलन बैठाया जाना है। तो नीतीश कुमार बिल्कुल ही हड़बड़ी में नहीं है और जेडीयू भी हड़बड़ी में नहीं, क्योंकि उनके नेता जानते हैं कि यदि हमने इंजन ही छोड़ दिया, इंजन ही हमारे पास से चला गया, तो बचेगा क्या। बिल्कुल, ये हम लोग लगातार इस बात को कहते रहे हैं कि जो लोग नीतीश कुमार के आसपास के लोग हैं, उन सबको पता है कि जब तक नीतीश कुमार की सत्ता है तभी तक उनकी भी सत्ता है। नहीं जी। तो उसके बाद जब बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा तो फिर किसी की सत्ता नहीं रहती है। वो चाहे आप कितने भी हम्म। मजबूत सहयोगी रहें, आपकी सत्ता नहीं रहती है, फिर वो बीजेपी की सत्ता रहती है। उसमें हम्म। आप कितने भी उप मुख्यमंत्री हो जाए, कोई भी पद मिल जाए, वो कोई उसका मतलब नहीं होता। और जो आसपास का इकोसिस्टम नीतीश कुमार का है, वो बिल्कुल। इकोसिस्टम क्यों चाहेगा कि नीतीश कुमार हट जाए? हम्म। तो वो तो फिर तो जब एक अनेमार खाली होगा तो सबको खाली करना होगा ना, तमाम जी। लोग जाएंगे वहां से। हम्म। और जो लोग भी परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से सत्ता का संचालन कर रहे हैं नीतीश कुमार के नाम पर, उन सबकी सत्ता जाएगी, चाहे जी। वो पूर्व अधिकारी हो, मौजूदा अधिकारी हो, चाहे नेता हो। तो उधर से बहुत स्ट्रांग रेसिस्टेंस होगा। अभी तो कोई इस बात की संभावना दूर दूर तक नहीं दिख रही है, लेकिन हम्म। अगर कोई असर्ट करती है, बीजेपी की तरफ से कोई असर्ट होता है पावर के लिए, तो बहुत स्ट्रांग रेसिस्टेंस झेलना पड़ेगा जेडीयू की तरफ से। जेडीयू आसानी से, नीतीश कुमार आसानी से सत्ता नहीं छोड़ने वाले हैं। 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में या 1.5 साल बाद भी, मतलब हम अभी की बात नहीं करें, आगे की भी बात, वो आसानी से जी। छूटनी नहीं है वो सत्ता। उसके लिए बहुत बहुत उपाय करने होंगे। और अब हम्म। ये उसी उसी योजना के तहत देखिए, जो अब उस तरह पहले जैसी यात्रा नहीं होगी नीतीश कुमार की कि वो हम्म। मतलब फ्रीली लोगों से मिल रहे हैं, कोई बात बोल रहे हैं, कोई निर्देश दे रहे हैं, वो नहीं होगा। लेकिन जी। गार्डेड रूप से उनको हर जगह दिखाया जाएगा, ये मैसेज दिया जाएगा। अल्टीमेटली तो जनता को ही मैसेज देना है ना, कि जनता को बताना है कि देखो ठीक है नेता हमारा, चाहे बिल्कुल। बीजेपी जो भी समझे, जनता को एक मैसेज दे देंगे कि नीतीश कुमार ठीक है, पूरी तरह से हम्म। मीटिंग्स ले रहे हैं, अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, विकास के काम कर रहे हैं। और जो आपने कहा कि स्वयं अपने से घूम करके और जरूरतों को समझ रहे हैं ताकि उसको इनकॉर्पोरेट किया जा सके बजट में। तो बिल्कुल। ये मैसेज हो गया, गवर्नेंस के लेवल का भी मैसेज हो गया। जो एक हम्म। एक एक, एक गति बन गया था कि एकदम शांति बन गई, बहुत शिथिलता आ गई है। वो शिथिलता, वो जड़ता जिसको बोलते हैं, वो जड़ता टूटेगी, डायनेमिज्म दिखेगा कि यहाँ गतिशीलता है, सरकार गतिशील है, मुख्यमंत्री चल रहे हैं तो सब आदमी चलना है, सर मंत्री को चलना है, तो वो गतिशीलता दिखेगी, सरकार काम करते दिखेगी। इसका बड़ा राजनीतिक मैसेज भी है और सामाजिक मैसेज भी है और गवर्नेंस का भी मैसेज है। तो ये इस बात को बीजेपी के लोग समझ रहे हैं, उनको इस पर अपना उस हिसाब से प्लानिंग करनी होगी कि अब अपना क्या दाव चले। चलिए, इसका राजनीतिक सामाजिक मैसेज भी है। अब चलिए तेज प्रताप यादव की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि मकर संक्रांति 2 दिनों के बाद है और तेज प्रताप यादव की पार्टी का सबसे अधिक ध्यान उधर ही ध्यान लोगों का है। और तेज प्रताप यादव भी पता नहीं किस रणनीति के तहत उनके सलाहकार कौन हो गए हैं, वे बीजेपी, जेडीयू और जो अन्य पार्टियां हैं एनडीए में, उनके नेताओं के पास जा रहे हैं, उनको बुलावा दे रहे हैं। सम्राट चौधरी मिले नहीं मिले मुझे नहीं पता, लेकिन विजय कुमार चौधरी से मुलाकात, विजय कुमार सिन्हा से मुलाकात हुई, बाकी अन्य नेताओं से मुलाकात हुई है, मुकेश सहनी से भी मुलाकात हुई है। तो अब तेज प्रताप यादव, देखिए लालू यादव से भी जाकर मिले थे दिल्ली में और राबड़ी देवी से जन्मदिन के मौके पर। तो तेज प्रताप यादव क्या सोच रहे हैं? ज्ञानेश्वर जी, आप कह रहे हैं कि तेज प्रताप यादव की क्या पॉलिटिक्स है, जो वो सभी नेताओं के पास जा रहे हैं, मिल रहे हैं, कौन सलाहकार। ये हम लोग पहले भी एक बार उनके इस एक्टिविटीज और तमाम जो उनकी सक्रियता है उस पर बात कर रहे थे हम लोग। फिर हम याद कर रहे थे कि कोई इस तरह का इंडिविजुअल नेता हमको ध्यान नहीं आ रहा था, जो जिसका बहुत बड़ा कद नहीं हो, बड़ी पार्टी नहीं हो या कोई बड़ी राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं हो, तो वो इस तरह का आयोजन करे। आमतौर पर इस तरह के आयोजन बड़े नेता करते रहे। हम लोग को पता है कि दिल्ली में 2 ही लोग करते थे पहले, एक रामविलास पासवान के यहाँ होता था और एक रघुवंश प्रसाद सिंह करते थे। फिर जब वशिष्ठ बाबू आए यहाँ दादा दिल्ली, तो उन्होंने अपना शुरू किया, तो उनका वो स्केल नहीं था जिस स्केल पर रघुवंश प्रसाद सिंह या रामविलास पासवान करते थे। थोड़े समय तक राधा मोहन सिंह ने भी किया, लेकिन वो भी उस स्केल तक नहीं था जिस स्केल तक, जितना पॉपुलर रघुवंश बाबू का था उतना किसी का नहीं था। दही चूड़ा का भोज रघुवंश बाबू करते थे। बीजेपी कार्यालय में भी हुआ तो वो भी एक ही बार हुआ, हमको लगता है वो 14 के लोकसभा चुनाव वाले साल में किया था या 15 में किया था, एक बार हुआ था। उस समय विवेक ठाकुर वगैरह लोग लगे थे, तब उन लोगों ने किया था। बिहार में भी जनता दल यू के तरफ से होता है, आरजेडी की तरफ से हो, या बड़े नेता करते हैं आमतौर पर, जैसे आनंद मोहन करते हैं। तो
जो नेता जिनकी बड़ी महत्वाकांक्षा रही है, बड़ा कद रहा है, बड़ी पार्टी रही है, वो लोग करते हैं। तेज प्रताप सिंह स्वयं लालू लालू यादव यादव करते हैं, वही करते रहे कहा हैं। हमने कि आरजेडी करती है, लालू यादव करते रहे हैं। जी। तेज प्रताप यादव का अभी बिल्कुल। अभी तो पार्टी उनकी, कोई पार्टी की अभी कोई बड़ी रूपरेखा, बड़ी संरचना नहीं बनी है, और अपने भी कोई इतना बड़ा कद नहीं बना है, लेकिन हम्म। वो एक दही चूड़ा भोज का आयोजन करने जा रहे हैं। तो इसमें एक तो बात ये निकलती है कि हम्म। जो पहला जो बिना किसी राजनीतिक लाग लपेट के आप कहें तो ये है कि उनको बिहार की परंपरा, कल्चर से वो जुड़े रहते हैं हमेशा, वो उसको छोड़ते नहीं है, चाहे वो मंत्री रहे हो, हम्म। विधायक थे, नहीं रहे, तब भी वो अपनी परंपरा, संस्कृति, इन सब चीजों को पकड़े रहते हैं। बातचीत का लहजा वही भोजपुरी, बिहारी, बिहार का वो हम्म। बोलने का लहजा, खान पान का, सारी चीजें, पहनावा, वो कोशिश करते हैं कि बिहार की संस्कृति से जुड़े रहे, जमीन से जुड़े रहे। तो बिल्कुल। ये उस जमीन से हम्म। जुड़ने का एक मामला है कि जमीन, हम्म। ये चूंकि दही चूड़ा का भोज साल के शुरू में और छठ साल के अंत में, ये दो तो ऐसी चीजें हैं जो बिहार के लिए देश भर में, दुनिया भर में लोग इसको करते हैं, तो वो उससे जुड़ना चाहते हैं। एक तो ये है। हम्म। अब अगर राजनीति देखें तो ऐसा लग रहा है उनको कहीं ना कहीं से ये हिंट है कि आरजेडी नहीं कर रही है, तेजस्वी यादव नहीं कर रहे हैं, लालू यादव की तबीयत ठीक नहीं है, वो नहीं कर रहे हैं, तो हम्म। वो उस स्पेस को हासिल करने की राजनीति कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आरजेडी का स्पेस या तेजस्वी यादव वाला स्पेस जी। वो हासिल कर लेंगे या उतने बड़े नेता हो जाएंगे, उन्हीं को, उनकी पार्टी इतनी बड़ी हो जाएगी, लेकिन कोशिश तो कर रहे हैं, कोशिश करते तो दिख रहे हैं ना। हम्म। उस स्पेस की राजनीति लेने की कोशिश वो कर रहे बिल्कुल। हैं जिस स्पेस में आरजेडी पॉलिटिक्स करती है, और ये उसका एक संकेत है। और हम्म। उसमें उन्होंने एक ट्विस्ट ये दिया है कि वो सभी पार्टियों के नेताओं को आमंत्रित कर रहे हैं, उनके साथ जिनका सद्भाव है, वो जिनसे विरोध है उनका, उनका तो सबसे विरोधी था, जी। हर पार्टी के हम्म। खिलाफ वो लड़े ही थे, तो वो हम्म। सभी पार्टियों के नेताओं को अपने यहाँ आमंत्रित कर हम्म। रहे हैं। अब उस पर ज्यादा चर्चा तब होगी जब उनका दही चूड़ा का भोज हो जाए, कि किस पार्टी के लोग आए, किस पार्टी का कौन नेता आया उनका, और लोग किस तरह से जुटे। उनके पास लोगों का जुटना भी रहता, वो तो अपनी एक आरएसएस की तरह की एक संस्था भी बनाने का काम एक बार सोच रहे थे कि हम उस तरह की एक सेना भी बनाते हैं, तो उनके यहाँ बिल्कुल। लोग कितने जुटते हैं। लेकिन हम्म। एक हारे हुए नेता का इस तरह से आयोजन करना, सक्रिय होना, ये तेजस्वी यादव के लिए भी एक बड़ा संकेत है, एक बड़ा संदेश है तेजस्वी यादव के लिए भी, कांग्रेस के हम्म। लिए भी एक बड़ा संदेश है, दूसरे तमाम जो विपक्ष की पार्टियां हारी हैं उनके लिए एक बड़ा संदेश है कि आप हार करके घर बैठ गए तब असली हार हुई। आप हार करके लड़ रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा रहे बिल्कुल। हैं, राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, सामाजिक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, तो आपकी हार नहीं हुई है, आप मन से नहीं हारे हैं, फिर आप हार गए चुनाव वाला। हम्म। लेकिन तेज प्रताप यादव आरजेडी नेताओं के यहाँ कम जा रहे हैं और जो एनडीए के नेता हैं उन्हें अधिक बुला रहे हैं, यह भी देखने वाली बात है। और देखना होगा कि क्या आरजेडी का कोई नेता उनके यहाँ जाने हाँ, की हिम्मत करता है। यदि कोई जाता है तो फिर इसका संदेशा क्या है? क्या स्वयं लालू यादव या राबड़ी देवी पहुंच जाती हैं? लालू यादव जाते हैं या राबड़ी देवी फिर पहुंच जाती, दूसरी बात हो तो फिर तो जाएगी, तो दूसरी वही ही कहा ना बात हो कि उस जाएगी। समय ज्यादा चर्चा होगी जब इनका ये भोज हो जाएगा दही चूड़ा का, और कौन आया कौन नहीं आया की चर्चा होगी। जी। अगर कुछ लोग आते हैं तो ये भी देखना हम्म। होगा कि क्या कहीं से हम्म। मौन समर्थन मिला लालू यादव और राबड़ी देवी का कि भाई जाइए आप लोग, तेज प्रताप भी हमारा बेटा है, जाइए आप उसके कार्यक्रम में। अगर ऐसा मौन समर्थन भी कुछ लोगों को मिल जाता है और हम्म। कुछ लोग जाते हैं, तो उसका भी एक मतलब निकलेगा, एक अर्थ निकलेगा। अगर वो उनमें से कोई चला गया, परिवार का कोई चला गया, कोई हम्म। बहन चली गई, तो उसका एक अलग अर्थ निकलेगा। नेता कौन आते हैं, तो ये सब ये एक बिल्कुल। देखने की बात होगी। और आरजेडी के नेताओं को वो कम इसलिए कर रहे हैं, कम जा रहे हैं, क्योंकि उन्हीं का राजनीतिक स्पेस तो उनको लेना है। उनको कोई बीजेपी जेडीयू का राजनीतिक स्पेस तो जी। लेना नहीं है। जो आरजेडी का स्पेस है, उस स्पेस में उनको राजनीति करनी है, वो हम्म। स्पेस हासिल करना है। तो इसलिए वो दूसरे लोगों पर हम्म। अपना काम करेंगे और अपने को आरजेडी के एक विकल्प के तौर पर प्रस्तुत करेंगे, तेजस्वी यादव के विकल्प के तौर पर प्रस्तुत करेंगे। ये आमतौर पर, वो जब पहले चर्चा हो रही थी कि बड़ा भाई वही है, तो उन्हीं को क्यों नहीं उत्तराधिकार मिला, तो ये भी एक तरीका हो सकता है अपना राइटफुल हम्म। जो क्लेम है उस पर दावेदारी करने का, कि हम भी हम्म। उत्तराधिकारी हो सकते थे, हम भी लालू यादव और हम्म। राबड़ी देवी के बेटा हैं, तो हमारा भी क्लेम है, तो हम उस क्लेम को अपना उसको क्लेम करने जा रहे हैं, उस क्लेम को हम हासिल करने जा रहे हैं। तो ये भी एक राजनीति। और नीरज कुमार को चिढ़ा देते हैं, जेडीयू के जो मुख्य प्रवक्ता है वो कह रहे हैं कि और बड़े पैमाने पर करें, वो जाकर महुआ बाग में करें, वो जाकर कौटिल्य नगर में करें, बड़ा आयोजन करें। तो जब महुआ बाग और कौटिल्य नगर की बात करते हैं तो नीरज कुमार क्या कहना चाहते हैं यह बात समझते ही है। वो कहते हैं क्यों आप सरकारी बंगला में कर रहे हैं, महुआ बाग में ज्यादा बड़ी जमीन, ठीक वहां बात है जाकर भाई, तो कीजिए ना। अपोजिशन तो कोई मौका छोड़ता नहीं हो रहा, इसीलिए तो लोग इतना शार्प विट वाले लोगों को जी। अपना प्रवक्ता बनाते हैं। प्रवक्ता को हमेशा बहुत अलर्ट और बड़ा शार्प हम्म। विट वाला होना चाहिए। जो ये है, इसमें विट है, ह्यूमर है, इसमें मजाक भी है, तंज भी है, और इसमें राजनीति भी है।
कि एक मैसेज भी देना है। जो कहानियां सोशल मीडिया में चल रही हैं, वहां कैसे बंगले बन रहे हैं, कितनी जमीनें हैं और आसपास की कैसे जमीनें ली जा रही हैं, तो इसका भी एक संदेश दे दिया आपने। घर के झगड़े का भी एक संदेश दे दिया आपने। तो ये प्रवक्ता का काम होता है, ट्विस्ट करना, चीजों को वर्ड का प्ले करना, वो सब कर रहे हैं लोग। तेजस्वी यादव के लिए ये चिंता की बात है कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं। आप 100 दिन का आप ऑफिशियल अपोजिशन है, आपको ऑफिशियली आप लीडर ऑफ अपोजिशन चुने गए हैं और आप ग्रेस दे रहे हैं और जनता के बीच में नहीं जा रहे हैं, आप राजनीति भी नहीं कर रहे हैं। और दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव राजनीति कर रहे हैं और सामाजिक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, एक धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, इतने लोगों को वो बुला रहे हैं। तो धीरे धीरे, अभी तुरंत नहीं, लेकिन इसका मैसेज तो लोगों के बीच जाएगा ना। लोग ये कहने लगे हैं कि बेहतर राजनीतिक समझ तेज प्रताप की है, लोग ये कहने लगे हैं कि वो बेहतर राजनीतिक बातें करते हैं, वो लड़ने वाले व्यक्ति हैं। ये सब बात धीरे धीरे, ऐसी तो लीडरशिप स्टैब्लिश होती है। तो लीडरशिप स्टैब्लिश हो जाएगी उनकी, फिर क्या करेंगे तेजस्वी? सिर्फ विरासत उसकी नहीं हो जाती है जिसको पिताजी ने माथे पर लिख दिया। आप उसके लिए आपको मेहनत करनी होती है। तो तेजस्वी यादव को भी करनी चाहिए, इससे सबक लेना चाहिए जो तेज प्रताप यादव कर रहे हैं उससे। और ये हमने पहले उस दिन कहा ही था आपसे कि वो इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी बनाने की कोशिश भी तेज प्रताप कर रहे हैं। उनकी सारी एक्टिविटी उस दिशा में हो रही है कि उनकी एक स्वतंत्र पहचान बने। तो चलिए देखिए, आज हमने समझाने की कोशिश की, आज हमने बताने की कोशिश की कि बिहार में क्या चल रहा है, तेजस्वी यादव ने हनीमून पीरियड क्यों दिया, नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा पर निकल रहे हैं और अभी सबसे अधिक चर्चा तेज प्रताप यादव के होने वाले चूल्हा-दही भोज की है। आगे क्या, यह भी बताते रहेंगे। देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।